This is Umair. Hope you are doing well. In this, welcome to my channel. Why not Umair? Please like, subscribe, and comment. Comment on this video. ठीक है. In this video, we can talk about chapter number 8, which is about an economic analysis of financial structure. ठीक है. इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी का एनालिसिस बताएंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर कौन से एनालिसिस हुए थे. ठीक है. इसमें छोटी छोटी कुछ केस स्टडीज़ हैं. सबसे पहले हम 8 फैक्ट्स की बात करेंगे. इसमें 8 फैक्ट्स बताए हुए कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स हैं. फर्स्ट फैक्ट ये कहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अबाउट के स्टॉक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. आप अगर कोई बिज़नेस के लिए फाइनेंस करना चाह रहे हैं. दूसरा इसमें ये कि वो ये बता रहा है कि जो डेट एंड इक्विटी है ना वो प्राइमरी वे नहीं है कि मतलब अगर आपने बिज़नेस को ऑपरेट करना है. इशू मार्केटेबल डेट एंड सिक्योरिटी इज़ नॉट अ प्राइमरी वे. उसके बाद तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि वो इनडायरेक्ट फाइनेंस कि इनडायरेक्ट फाइनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट फाइनेंस से. चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि जो आपके बैंक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं किसी भी बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए. 5 फैक्ट क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के लिए. ठीक है. फाइनेंशियल सिस्टम जो है हैवी रेगुलेटेड होना चाहिए जिससे ये कि आपका इकॉनमी बेहतर हो. 6 पॉइंट क्या कह रहा है. 6 फैक्ट ये कह रहा है कि आपने जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी पाई करके भी आप अपने सिस्टम को फाइनेंस कर सकते हैं, मतलब कोई बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं. 7 फैक्ट ये कह रहा है कोलेटरल की बात कर रहा है. कोलेटरल ये कि वो कह रहा है कि कोलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कोलेटरल बेसिकली बोलते हैं कि यार जैसे कि हम कोई चीज़ ओनरशिप के अंदर रखवाते हैं, लाइक गिरवी रखवा देते हैं. लाइक हम कोई चीज़ जिसको हम बोलते हैं प्लेज के मीनिंग में बोलते हैं कि अगर हमने कोई लोन या कोई चीज़ लेते हैं तो बैंक हमसे उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी लेता है. ठीक है. कोलेटरल बेसिकली उसे बोलते हैं. ठीक है. लास्ट इसमें पॉइंट है डेट कॉन्ट्रैक्ट. यही कि आपने जो डेट वगैरह लेना है इसके ऊपर प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए देन जो बोरोर ले रहा है और जो इशू कर रहा है. ठीक है. ये 8 फैक्ट्स बताए हुए हैं जो जस्ट रीड करने हैं आपने. इसके बाद आगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात की हुई है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है कि जो आप कोई किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर आपको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल आप ATM इफ़ यू कैन परफॉर्म एनी ट्रांजैक्शन थ्रू ATM मशीन यू कैन चार्ज ATM मशीन बैंक कैन चार्ज सम मनी. ठीक है. आप बैंक कुछ मनी चार्ज करता है उसके ऊपर. ठीक है. लाइक कुछ अगर हम अपनी ATM से पैसे निकालते हैं उसके अलावा उसके साथ एक स्लिप भी निकालते हैं तो उसके ऊपर भी बैंक थोड़े से अमाउंट चार्ज करे. इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ठीक है. अब इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया हुआ है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये कहता है कि आपने अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है और अपनी कॉस्ट को कम से कम करना है. इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये कहता है. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा आगे फर्दर डिस्कशन की हुई है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के अंदर 2 टर्म्स का यूज़ किया हुआ है एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैज़र्ड. सबसे पहले मैं बात करूँगा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है. एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ये होती है कि यार ऐसी इन्फॉर्मेशन जो 2 पार्टीज़ के पास एक जैसी ना हो. एक पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा और दूसरी के पास कम हो. मतलब 2 पार्टीज़ हैं, एक पार्टी के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और दूसरी के पास कम है. ठीक है. मतलब दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है. लाइक ये जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं बैंक जाता हूँ, बैंक के पास वो इन्फॉर्मेशन मेरे अबाउट नहीं होगी जो मेरे पास होगी. ठीक है. एसिमेट्रिक इसको बोलते हैं कि सिमेट्रिक वो होती है कि जो सेम इन्फॉर्मेशन दोनों पार्टीज़ के पास हो. एसिमेट्रिक में होता है कि एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और दूसरी के पास कम. इसमें 2 टर्म्स यूज़ की हुई हैं एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैज़र्ड. एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है. एडवर्स सिलेक्शन यार ये होता है कि इसमें आपने एडवर्स सिलेक्शन ये होता है कि आपने अगर अपनी इन्वेस्ट करनी है ना आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ना मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर डिवाइड करना है, डिवर्सीफाई करना है ताकि आपको कम से कम रिस्क बेयर करना पड़े और मैक्सिमम आउटपुट हो. ठीक है. एडवर्स सिलेक्शन ये कहता है कॉन्सेप्ट. दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है मॉरल हैज़र्ड. मॉरल हैज़र्ड बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जो बोरोर या इशूअर होता है ना वो इस नीयत के साथ मतलब इस लालच के साथ कोई लोन या लालच के साथ लेता है कि वो दोबारा ऐसा रिस्क टेकर होता है कि वो मतलब कोई लोन या कोई चीज़ बैंक से लेता है तो दोबारा उसको रीपे बैक नहीं करेगा बैंक को. ठीक है. इसके अंदर ये होता है. ठीक है. ये बेसिकली होता है आफ्टर द ट्रांजैक्शन और एडवर्स सिलेक्शन होता है बिफोर द ट्रांजैक्शन. ठीक है. मॉरल हैज़र्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपने कोई चीज़ अगर बैंक से लोन लिया है या कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपके पास दोबारा उसको पे बैक करने के लिए मतलब वापस करने के लिए आपके पास दोबारा कैपेबिलिटी नहीं होगी. मॉरल हैज़र्ड के अंदर ये होता है कि आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं. ठीक है. देन आगे इसके अंदर एक केस स्टडी बताई हुई है लेमन प्रॉब्लम. इसको छोड़ दें आप लेमन स्लाइड को. 12 स्लाइड के अंदर भी कुछ खास नहीं बताया हुआ. इसके अलावा 13 स्लाइड है ये हमारे मिड के अंदर भी पूछा गया था. इनरॉन
इम्प्लोजन। इनरॉन बेसिकली क्या है, मैं इसकी समरी आपको देता हूँ। इनरॉन बेसिकली यार बेसिकली एक गैस पाइपलाइन कंपनी थी जो यूएस के अंदर काम कर रही थी, ठीक है। यूएस की हिस्ट्री के अंदर ना ये बहुत ही बड़ा बैंकक्रप्ट था, ठीक है। इनरॉन के स्टडी का अगर ये जो अकर हुआ था 2001 के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ था कि एनरॉन के जो ऑनर था ना, उसने क्या किया था कि जो उसकी कंपनी थी वो मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की काम कर रही थी। उसने क्या किया था कि अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट के अंदर इशू किए, और उसकी जो शेयर्स की जो प्राइस उसने मार्केट के अंदर इशू की ना, वो उसकी असल जो उसकी फेस वैल्यू थी उससे हटकर उसने गलत मतलब गलत जो उसकी रॉन्ग प्राइस थी ना वो मार्केट के अंदर इशू की। मतलब उसकी अगर प्राइस $10 थी तो उसने क्या किया, $90 शो करवा के मार्केट के अंदर उसको अपने शेयर्स को इशू किया, ताकि लोगों ने ना उसको बहुत ज़्यादा बाय किया। देन ये हुआ कि जब कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या हुआ कि उसने ये शो करवा दिया कि ये बैंकरप्टी हो गई है, बैंकरप्टी। हालांकि ये इशू, इसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन थी, कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी सिस्टम की, कि ओनर ने क्या किया था कि लोग एसिमेट्रिक एक इन्फॉर्मेशन ओनर के पास थी और कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास थी, मतलब दोनों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये बेसिकली बैंकरप्टी का ही केस था, लेकिन इसके अंदर ये हुआ था कि जो मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसके पीछे यही थे कि उन्होंने इस लालच के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी कि ये इन्वेस्टमेंट डे बाय डे ग्रो हो जाएगी, क्योंकि उसने जब इनरॉन के ओनर ने जब ये शेयर्स मार्केट में इशू किए थे, उसके बाद उसकी प्राइस डे बाय डे ना वो इंक्रीज़ करता जा रहा था। हालांकि जो है उसके पीछे एक्चुअल प्राइस थी ना वो बहुत कम थी, ठीक है। उस टाइम के बाद उसने ये कह दिया कि यार ये प्राइस, ये हमारी जो कंपनी है इसको बैंकरप्टी हो गई। हालांकि उसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि उसने लोगों से इन्फॉर्मेशन छुपाई, असल असल इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हुए उसने क्या किया कि लोगों को एक लालच दिया और एक बहुत बड़ी अमाउंट का एक बहुत बड़ी अमाउंट का लॉस करवाया लोगों को, ठीक है। इसके अंदर ये हुआ था कि जो इन्वेस्टर्स थे और लोगों की जो बहुत ज़्यादा पेंशन थी, बहुत ज़्यादा जो अमाउंट थी ना उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। इन लोन बेस्ड केस स्टडी बेसिकली इसी के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है। देन आगे इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है चैप्टर स्लाइड 4 में कि मॉरल हैज़र्ड किस तरह से अफेक्ट करता है डेट को और इक्विटी को। मॉरल हैज़र्ड वही होता है कि जो मैंने आपको बताया कि आप एक बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं और आपने कोई लोन या कोई चीज़ बोरो की है बैंक से या किसी भी जगह से, तो आप उसके बाद उसको पे बैक नहीं करेंगे। इसके अंदर ना उन्होंने प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का जिक्र किया हुआ है कि जो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होता है। प्रिंसिपल से मुराद ये कि एक बंदा है उसके पास इन्फॉर्मेशन कम है, प्रिंसिपल उसको बोला हुआ है। एजेंट है, एजेंट को बोला हुआ है उसने मोर इन्फॉर्मेशन के लाइक एक एक बंदा है, जैसे जैसे इनरॉन की मैंने बात की। इनरॉन के अंदर ये था कि जो पब्लिक थी, पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन कम थी और जो सीईओ था उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ठीक है। इससे ये हुआ था कि लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी एसिमेट्रिक होने की वजह से, इसकी वजह से लोगों ने उसके अंदर लॉस किया था। इस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी बेसिकली यही कह रहा है। अगर इससे रिलेटेड सर कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप इसको ऑन वर्ड्स के अंदर अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। देन स्लाइड नंबर 15-16 इसके अंदर कुछ खास नहीं लिखा हुआ। 16 के अंदर यही चीज़ बताई हुई है कि आपके मॉरल हैज़र्ड जो हैं फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसके अंदर तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि मतलब जो इन्फ्लुएंस किस तरह से करें कि जो मतलब जहाँ से हम एक बैंक से अगर हम लोन ले रहे हैं तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन कम है और हमारे पास ज़्यादा है, लाइक, ठीक है। इसके अंदर ये कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो बोरोअर है जो चीज़ ले रहा है तो वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो दोबारा अपनी अमाउंट को वापस कर सके। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। 17 स्लाइड में ये बताया हुआ है कि आप अपने इसके अंदर ये कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि इसमें प्रॉपर जो कोलेटरल का कॉन्सेप्ट है ना उसको वैल्यू दी जाए, ताकि एज अ सिक्योरिटी अगर कोई बंदा कोई चीज़ इशू दे रहा है, किसी को कोई अमाउंट दे रहा है, तो उसके उसके अगेंस्ट उसको भी कुछ मतलब कोलेटरल दिया जाए, ताकि उसकी जो वो जो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है वो उसका सिक्योर हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ठीक है। इसके अंदर बस यही डिस्कस किया और उसके अंदर कुछ खास नहीं है स्लाइड के अंदर, ठीक है। आपने बाकी इसको गो थ्रू कर लेना है। बेसिकली इसमें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मॉरल हैज़र्ड और एडवर्स सिलेक्शन का बताया हुआ कि आपने इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। इससे रिलेटेड लगा एक साथ कुछ पूछते हैं तो आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर सकें, ठीक है सर। अगर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आस्क करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है।